ठीक है। सो यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स हम आज कर लेते हैं। आप बताओ वॉलंटियर किसने करना है? मैम अभी तो ना मुझे डॉक्टर रशीदा नजर आ रही है ना डॉक्टर मारिया। चलो ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट। उनसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मीनवाइल किसी ने किया तो किसी और कोई और कर ले वॉलंटियर। मैम ये टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता, यूरोगानी बहुत टफ लगती है। यस। देखो बात ये है कि जो यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स है वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तो जरूरी आता है बिकॉज वो हमारा बहुत जिस तरह फाइब्रोइड है इस तरह यही यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स का टॉपिक भी आना है। और कुछ ना कुछ यूरोगाइनी से उसके अलावा भी आना है, सबट्रैक्टिव हिस्टोमेट्री या कुछ सिम्टम्स रिलेटेड टू यूरिन ताकि उस क्योंकि ये तो हर डेली हमारा हर प्रैक्टिस का एक डेली रूटीन है कि वी आर गोइंग टू एनकाउंटर विद सच पेशेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनेशन में, उसकी मैनेजमेंट में, उसकी सर्जरीज में। एक्सक्यूज मी, वो परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो जल्दी से हम इसका आज कर लेते हैं यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स। देन वी कैन आल्सो कवर वॉल्ड प्रोलैप्स क्विकली। इसकी जो स्पेसिफिक सर्जरीज है या अगर आप यूरोगाइनी से रिलेटेड यूरोडायनेमिक्स की बात करते हो, अगर आज ही टाइम बचा तो वो उस पर भी बात कर लेंगे, वरना हम अगली क्लास से के शुरू में भी इस पे बात कर सकते हैं बिकॉज नॉर्मली यूरोगाइनी शुड बी कवर्ड इन 2 क्लासेस बेसिकली। सो लेट्स बिगिन। कोई एक वॉलंटियर कर ले और फिर हम जो है वो अगर रोल प्लेयर वाला करना है तो वो कर लेते हैं। मैडम हमने लाइव करना है क्योंकि जो रोल प्लेयर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर डिस्कशन है ना वो तो हो जाती है, लेकिन हमें अब 3 मिनट में हिस्ट्री फोकस लेना जो है वो मुश्किल लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। यू नीड टू प्रैक्टिस इट इन दैट वे मोर। स्ट्रक्चर डिस्कशन भी इतनी आसान नहीं है। आपको फोकस वो तब आसान है अगर आपने होमवर्क किया हो। आई होप कि होमवर्क अब सबने किया हो कि आप वो स्ट्रक्चर डिस्कशन इज डिपेंडिंग मोर ऑन द होमवर्क। लेकिन जो रोल प्लेयर वाला है वो फिर आपकी प्रैक्टिस है। ये सही कहा है सभी। मैडम अगर कोई नहीं है तो मुझे जस्ट हिस्ट्री आती है, फिर मैं ले लेती हूँ अच्छा ताकि टाइम हिस्ट्री। आया हो। और कोई एक रोल प्लेयर बन जाए। रोल प्लेयर बनना तो बड़ा आसान है। मैम आप खुद केस दे दें तो फिर यहाँ अगर आप रोल प्लेयर सलमा बने ने ना हाथ तो। खड़ा किया। सलमा आपने बनना है रोल प्लेयर? जी मैम। चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है। सो वेयर इज डॉक्टर सभी? ओके। सो जी डॉक्टर मैम। सभी मैं आपको केस दे देती हूँ। पेशेंट इज 62 years of age, para 4 with all SVTs, and she presents with something coming out of vagina for last 2 years, and she has got urinary retention associated with it. And how will you proceed? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबिया, मैं शोबा जच्चा बच्चा से पिछले 4 सालों से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपसे आपके मसले के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमा है। ठीक है सलमा, मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 62 साल है और आपके 4 बच्चे हैं और चारों नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। आप आज मेरे पास किस मसले से तशरीफ लाई हैं? मुझे नीचे की तरफ कोई चीज जैसे वजन सा पड़ता हो, बोझ सा महसूस होता है, और ठीक है पेशाब में भी थोड़ा थोड़ा मसला होता ठीक है, आप है, मुझे रुक रुक बताना के आता पसंद है। करेंगी कि ये जो आपको वजन पड़ता है और बोझ पड़ता है ये आपको कब से है? ये तकरीबन साल से ज्यादा हो गया है, साल 1.5 साल ठीक हो गया था। ठीक है। क्या ये पहले कम था और अब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ रहा है या इतना ही था? थोड़ा थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो गया है पहले से। ठीक है सना, मुझे बताइएगा कि आप रोजमर्रा के अपने जो काम करती हैं, उठती बैठती हैं या खड़ी होती हैं, या अगर आपको खांसी आती है तो ये ज्यादा हो जाता है या ये इतना ही रहता है? हाँ, ज्यादा देर नीचे बैठूं तो उससे ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है। जब आप आराम करती हैं तो क्या ये खुद ब खुद अंदर चला जाता है या आपको करना पड़ता है? थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है। आपको करना पड़ता है, ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा कि आप इसको अंदर किए बगैर पेशाब या पखाना वगैरह आराम से कर लेती हैं? हाँ, छोटे पेशाब में थोड़ा सा मसला होता है मुझे, और पखाना तो ठीक आता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपको पेशाब की, आपने बताया कि आपको पेशाब की तकलीफ है। आपको पेशाब की किस किस्म की तकलीफ है? मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी और थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है।
क्या आपको पेशाब करते हुए कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होती है? हाँ। क्या आपको पेशाब करने के बाद ये महसूस होता है कि अभी मेरा पूरी तरह से नहीं निकला और अभी मुझे मज़ीद करना है? हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है। क्या आपने अभी तक इसके लिए किसी डॉक्टर को चेक करवाया? हाँ, एक डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे खाने वाली गोलियाँ दे दी थी। थोड़ी दिन के लिए मैं ठीक रही थी, फिर दोबारा से ही मसला हो गया। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या आपको पखाना सही आता है? हाँ जी, कब्ज़ बिल्कुल। वगैरह तो नहीं होती? नहीं, नहीं। क्या आपको पखाने के बाद ऐसा तो नहीं लगता कि अभी मुझे मज़ीद करना है या मेरा अभी मुकम्मल तौर पे नहीं निकला? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुझे बताइएगा कि क्या आपको कमर की दर्द है? हाँ, मुझे पूरे जिस्म में ही दर्द रहता है। ठीक है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है। नहीं, कमर में स्पेसिफिकली कोई ख़ास तौर पे दर्द हो, जैसे आपको उठने-बैठने या अपने घर के काम-काज में कोई तकलीफ होती हो? हाँ, ज़्यादा काम करूँ तो मुझे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको नीचे से कोई गंदा पानी तो नहीं पड़ता? नहीं, ठीक है, किसी किस्म का कोई गंदा पानी नहीं है। कोई नीचे से ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होती? खून तो नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा ठीक कुछ है, भी नहीं। आपको अपने गुर्दों के दोनों साइडों पे कोई तकलीफ महसूस होती है? मुझे नहीं होती। नहीं। ठीक है। सलमा, आपके मियाँ हयात हैं? जी। अच्छा, थोड़ा-सा मैं पर्सनल सवाल करूँगी। मियाँ से मिलते हुए आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? हाँ, होती है तकलीफ। किस किस्म की तकलीफ होती है, आप थोड़ा-सा बताना पसंद करेंगी? जलन होती है और दर्द होता है बहुत। ठीक है। सलमा, आपको कोई खाँसी जो बड़े अरसे से लगी हो या कोई दमा वगैरह का मसला हो? नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं, ठीक है। आपको कोई बहुत ज़्यादा कब्ज़ वगैरह का मसला रहता हो? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है। आपको अपने पेट में कोई गोला महसूस होता है? नहीं। ठीक है। सलमा, मुझे बताइएगा कि मुझे बताया गया आपके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे नॉर्मल हुए हैं। क्या आपको दौरान हमल कोई मसला रहा हो? या बच्चों की पैदाइश के बाद या बच्चों की डिलीवरी के दौरान कोई मसला रहा हो? बस ये है कि डिलीवरी मेरी गाँव में हुई थी और मुझे थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती थी, डिलीवरी में ठीक है। बहुत। तो ठीक है। आखिरी क्या डिलीवरी में ज़्यादा हुई थी। ठीक है। क्या आपका डिलीवरी का टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया था या बच्चे की पैदाइश के दौरान मसला होता था? या दर्दें ज़्यादा देर के लिए लगी रहती थी? मुझे बच्चे की पैदाइश के दौरान मसला होता था। ठीक है। क्या बच्चा बहुत देर तक नीचे फँसा रहता था और आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता था? हाँ, मेरे बच्चे जो थे वो मतलब उनकी सेहत अच्छी होती थी ना, तो इस वज़ह हुँ, से हुँ। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है। माशाअल्लाह से आपके चारों बच्चे हयात हैं और आपके पास हैं? जी, जी। चलिए ठीक है। बच्चों को दूध वगैरह पिलाया, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह आपने की है? हाँ जी, सब कुछ। ठीक है। अच्छा सना, मुझे बताइएगा कि क्या आपको माहवारी महीने के महीने आती है? नहीं, वो तो बंद बंद हो हो गई गई है हुई है? अब। ठीक है। माहवारी हाँ बंद जी। हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन मुझे हो गए 5-6 साल नहीं मतलब 8 साल हो गए होंगे। 8 साल हो गए हैं, ठीक है। इन 8 सालों के दौरान में कोई नीचे दाग वगैरह तो कभी नहीं लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। सना, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ये कितने साल पहले हुए? ये तो तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। 20 साल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा ज़रा मुझे बताइएगा कि इसके अलावा आपको और कोई मसला जो मैं पूछना भूल गई हूँ, आपको कोई बीमारी चल रही हो या कोई आप स्पेशल किस्म की दवाई खा रही हो? हाँ, मुझे बस शुगर और ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है। मुझे बताइएगा कि आपको शुगर कब से है? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। आप इसके लिए दवाई लेती हैं या इंसुलिन लगाती हैं? खाने वाली गोली लेती हैं या इंजेक्शन लगाती हैं? इंसुलिन लगाती हूँ। इंसुलिन लगाती हैं, ठीक है। इस पे आपकी शुगर कंट्रोल है? हाँ, कंट्रोल रहती है, साथ में परहेज़ भी करती हूँ। ठीक है। आप बाकायदगी से अपने डॉक्टर को अपनी शुगर के मुतालिक चेक कराती रहती हैं? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। और आपका ब्लड प्रेशर कब से है? ये भी मुझे 5-6 साल हो गए हैं। ठीक है। आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हैं? हाँ जी। ठीक है। बाकायदगी से अपने डॉक्टर को इन दोनों बीमारियों के मुतालिक दिखाती रहती हैं? हाँ जी, आपको इनके बिल्कुल। मुतालिक कोई मसला, कोई Welcome प्रॉब्लम तो to नहीं है? Bluetooth Music World. The Bluetooth device is ready to नहीं। pair. सना, मुझे बताइएगा आपको कोई जोड़ों में दर्द वगैरह कोई मसला तो नहीं? नहीं, बस बाकी इसके अलावा कोई मसला
मसला नहीं है मुझे। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली में कोई मसला तो नहीं, खानदान में किसी को शुगर ब्लड प्रेशर का मसला, या खानदान में किसी को कोई जोड़ों की दर्द वगैरह? नहीं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है सलमा, थैंक यू सो मच। सलमा, कोई और चीज जो आप मुझे बताना चाहती हूँ या मैं बताना भूल गई हूँ? बस ये कि मैं इस मसले से बहुत तंग हूँ, मैं चाहती हूँ इसका कोई सही सा इलाज हो जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन सही से गुजार सकूं। ठीक है सलमा, अभी तक आपने डॉक्टरों को इस मसले से रिलेटेड कुछ दिखाया है? उन्होंने आपको क्या बताया है? उन्होंने तो मुझे कहा है कि ये इसको अभी कोई जरूरत नहीं हो इलाज वगैरह करने की, आप जितना इसके साथ चल सकती हैं चलें आप, ऐसे ही कहा है उन्होंने। कभी उन्होंने नीचे कोई छल्ला वगैरह, क्योंकि ये मसला आपने बताया आपको 2 सालों से है अभी, तो कोई उन्होंने कभी नीचे कोई छल्ला वगैरह रखने के लिए दिया? नहीं, नहीं दिया। ठीक है सलमा, एक थोड़ी सी चीज मैं सॉरी भूल गई, आपने बताया कि आपको पेशाब जो है उसके रुकने का मसला है। क्या कभी इस तरह हुआ कि आपका पेशाब रुका हो, आपको अस्पताल जाना हो, नाली डलवानी पड़ी हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। सलमा, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, इससे आगे फिर एग्जामिनेशन। गुड, हाँ जी बताएं। 4 मैडम मिनट हुए, बल्कि जी मैडम, एक्चुअली 5 मिनट्स हो गए। जी मैडम। जी Ma'am, examination में I would like to go for the general health, or specifically pointing on towards the blood pressure of my patient and or pallor, jaundice, pyelonephria। मैडम इतना अच्छा नहीं आता ये, मैंने वाकई नहीं बिल्कुल करते नहीं जो, पढ़ा कोई है। बात नहीं, ट्राई करो, जल्दी से कर लो फिर मैं बताती हूँ। मैडम पीए करूंगी जनरली, और फिर देखूंगी पेशेंट से पूछूंगी एनी सुपरफिशियल डीप पैल्पेशन, और उसके बाद पीए के ऊपर एनी मैस, और उसके बाद फिर स्पेसिफिकली कमिंग टू दी per vaginal examination, first of all inspection of the vulva is normal in position वगैरह, उसके बाद फिर prolapse, और फिर prolapse की हमारी staging मेरा के। ख्याल है जिसने प्रेजेंट करना था वो आ गई, अगर वो एग्जामिनेशन बताना चाहे। आमना है, शी सेइंग कि शी हैड टू प्रेजेंट। जी आमना। अभी चार्ट में उसने लिखा है कि जी मैडम, अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आमना, अच्छा सो आवर मैडम केस इज दैट सॉरी मैडम, कोई मुझे बात 10 नहीं, to 12 टाइम पता था। ऑल राइट, कोई सॉरी। बात नहीं। अच्छा, patient is 62 years of age, para 4 with all SPTs. She comes with the complaint of something coming out of vagina for last 2 years, and also she has urinary retention associated with it. How will you manage? History सभी ने कर लिया, अब आप इसका examination बताओ क्या करोगे। 62 years old है, पैरा 4 है, something coming down from last 2 years जी, और and साथ urinary urinary retention। retention। ठीक है, आप examination से continue कर लो। ठीक है मैडम। एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लुक फॉर BMI ऑफ द पेशेंट, weight and height जल्दी of से, the टाइम patient। नोट हो रहा है, बोलते जाओ ठीक है, शाबाश। then I will look for the general signs of anemia, any cholinekia, any liponychia, any pallor, and then I will examine any lymph nodes palpable, and if the thyroid is palpable, then I will also examine it. Then I will examine I will examine her breast, and then specifically on abdominal examination, I will look for any mass. If there is any mass, then I will proceed to inspection, palpation, percussion अगर mass पे है तो। Then on pelvic examination, first of all I will look for general health of vulva and vagina, any discharge, any bleeding, and then any bleeding, then I will I will apart the labia with my hand, and pinch the mass between my index finger and thumb. If they meet each other, it means it is complete prosidentia, and if they don't meet each other, it means there is cervix inside. It is matlab stage 2 prolapse. Then on specifically on bimanual examination, I will look for a uterus size, position, and mobility of the uterus, and I will look for adnexa, and specifically I will look for levator muscle tone, and
To see any posterior prolapse, I will examine the patient in Sims position. I will instruct her to lie on the left lateral with lower leg straight and lower arm under the neck and upper leg bent and broad to her chest, and upper arm holding away her upper buttock. We then pass the Sims speculum and retract the posterior vaginal wall and ask the patient to cuff and look for an enterocele or lactocele. And examination पे मैडम इस पोजीशन को क्या कहते हैं जिसमें आपने posterior सिम्स wall prolapse सिम्स देखा है? पोजीशन सिम्स Modified Sims, ठीक है। इसको सिम्स कहेंगे और पहले जो प्रोलैप्स Modified सॉरी मैंने Sims, पहले जो डॉर्सल पोजीशन में उसको कफ करा के कुछ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वगैरह है तो वो पहले देख लेंगे, ठीक है। और And फिर बाय how मैनुअल will और you थर्ड explain your findings? Like, यार ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका आंसर। How will you explain your findings? For example, there is second degree prolapse. Illustrate करो ना findings को। अगर सेकंड डिग्री मैडम प्रोलैप्स है तो फिर उसको मतलब फिर उस बता देंगे ना कि शुरू वो से सेकंड बताया डिग्री ना प्रोलैप्स कि है। explain the pelvic examination findings. You are telling your pelvic exam you have done. आपने तो बताया ना कि आप perform कैसे करोगे pelvic examination. जी You have मैडम done your pelvic examination. You are now illustrating it to the examiner. वो करो। then I will counsel the patient मैंने regarding मैनेज नहीं करने को कहा, मैंने कहा कि आप एग्जामिनर को कैसे बताओगे एग्जामिन करने के बाद पेशेंट को फाइंडिंग्स findings सेकेंड में डिग्री प्रोलैप्स, वो सारा कुछ बताओ। ऑन इंस्पेक्शन वल्वा वजाइना नॉर्मल ठीक लुकिंग, है with on no discharge or inspection blood. vagina vulva vagina normal looking with no discharge or bleeding or ulcer find on it. Good. And then on फिर मैडम इसमें फाइंडिंग्स आप बताएंगे कि यूट्रस का साइज और वो सारी अगर कोई पॉजिटिव देखो फाइंडिंग है पूरा उसमें। आपका बहुत ठीक है। मैं बाकियों के क्लैरिटी के लिए भी अच्छा थोड़ा सा हिस्ट्री की बात भी बता दें। सभी ने हिस्ट्री बहुत अच्छी ली, शी वॉज वेरी गुड। आई डोंट थिंक बहुत छोटी छोटी बातें शी डिड मिस जो कि चैट में भी मेंशन हुई हैं, बट वो लेकिन द वे इट वाज टेकन और बहुत क्लैरिटी थी। The things were very good, but it was slow इसलिए क्योंकि वही बात है कि you need more practice के पूरी हिस्ट्री 3-4 मिनट में खत्म करना तकरीबन 5-6 मिनट लग गए। तो अगर सिर्फ 5-6 मिनट में हिस्ट्री होगी तो एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट कब होगी 10 मिनट्स में। तो हिस्ट्री के लिए 3-3.5 मिनट काफी है। सेकेंडली ये कि देखो इवन इफ यू मिस थिंग्स बट यू आर फिनिशिंग इट इन द राइट टाइम तो फिर आपका वो प्रॉब्लम नहीं बनता। नंबर 2 ये कि जैसे कि अब देखो यू डोंट नीड टू कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, उसकी प्रैक्टिस प्लीज करो। दो फ्रेंड्स बैठ जाओ और हिस्ट्री लो बार बार एक दूसरे की, क्योंकि एट टाइम्स योर रोल प्लेयर मे बी स्लो। जैसे कि आज हमारा रोल प्लेयर थोड़ी सी घुमा के थोड़ा सा लंबा करके भी बात कर रहे थे, तो रोल प्लेयर्स आर लाइक दैट एक्चुअली, ये एक रियलिटी है। तो अगर रियलिस्टिकली देखें तो इसी तरह ऐसे रोल प्लेयर वैसा नहीं होगा जैसा हमारा डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर जैसे सभी वाज आस्किंग इट वेरी क्विकली एंड वेरी फोकस्ड, बट जवाब देने में वो रेपिटेशन ऑफ थिंग्स नहीं, और वो रोल प्लेयर्स आर लाइक दैट, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है और आपने पेशेंस भी दिखाना होता है। तो इट्स बेटर कि फिर आप सिर्फ फोकस्ड बातें पूरी करो और उसके साथ साथ आप अपना ये पूरा करो, क्या उसे कहते हैं, और फोकस्ड, एक तो अपने आप को फोकस्ड रखोगे और दूसरा ये कि रिपीट नहीं करनी चीजें। अब देखो बात ये कि देन आस्किंग द पेशेंट अगेन कि आप मेरे पास देखो एक मेरा ख्याल है 30 सेकंड इस पे ही लग गए कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो इतनी क्लैरिटी के साथ सिनेरियो में दी हुई है कि शी इज हियर विद समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना विद यूरिनरी रिटेंशन। ऑलवेज रिमेंबर हिस्ट्री को देखो, जो बैठ के होमवर्क करना है ना, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड वाइवा के लिए तो किया हुआ है, क्योंकि द वे यू आर टेकिंग हिस्ट्री इज रियली गुड। आप लोग पिछले क्लास में भी ठीक था और अभी भी ठीक था, लेकिन अब जो होमवर्क करना है ना, उसी हिस्ट्री को मेन 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर लो, हर हिस्ट्री को। एक ये कि यस
elaborating, presenting complaint in a way कि if there is something coming out of vagina तो ये कब से है, पहले थोड़ा था फिर ज्यादा हुआ, क्या इसका causative factor क्या निकला, मतलब कि किस चीज से ये बढ़ जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये यूरिनरी टेंशन कर रहा है तो यूरिनरी और बाउल सिम्टम्स आ रहे हैं। इस केस के अंदर समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाना था, उसके बाद इससे एसोसिएटेड क्या क्या मसले हो सकते हैं, यूरिनरी, बाउल, डिस्पारोनिया और बैकएक, उसको जल्दी जल्दी इलेबोरेट करके फिर दूसरी हेडिंग आ जाएगी कि इसकी कॉज क्या है, यानी पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को इलेबोरेट किया, दूसरी हेडिंग आ गई कि इसकी वजह क्या है, क्या उसे हर वक्त खांसी लगी रहती है, क्या वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री है, क्या स्क्वाटिंग की हिस्ट्री है, क्या मतलब उसका मैथ्स की हिस्ट्री है कि व्हाट इज द उसकी 4 एसवीडीज है, उसकी एसवीडीज की डिटेल्स कि उसकी वजह क्या बनी कि उसको ये हो गया, या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है फैमिली। तीसरी हेडिंग आ जाती है कि अब तक की वो क्या ट्रीटमेंट ले चुकी है, कि क्या वो पैसिली रखवा चुकी है, या एटसेट्रा एटसेट्रा, मे बी पेशेंट हैड अ सर्जरी बिफोर और समथिंग लाइक दैट, क्या पता किसी ने पकड़ के उसकी एंटीरियर रिपेयर की हो सिर्फ, या कुछ और ऐसे, तो उसकी आपने ये पूछ लेनी है। ये इसको 3 मेन हेडिंग्स में, अगर आप इसको 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड करोगे तो ये 3 मिनट से ज्यादा लंबी हिस्ट्री है ही नहीं एक्चुअली, जिसमें आपका बायोडेटा से लेके हर चीज 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है। सो बहुत ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है उस एक चीज में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन यस, आमना हैज कम प्रिपेयर्ड, पता चल रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, शी डिड नॉट मिस एनीथिंग आई थिंक सो, विच इज वेरी गुड। इसके अंदर परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूवी प्रोलैप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो यही टेंशन लगी रहती है कि हम इसको लेफ्ट लैटरल या सिम्स मॉडिफाइड सिम्स से स्टार्ट करें या हम डोर्सल पोजीशन से स्टार्ट करें। सो इसके अंदर दोनों तरीके ठीक है। मॉडिफाइड सिम से फायदा ये होता है कि इफ यू रियली हैव अ पेशेंट इन एग्जाम, और फॉर एग्जांपल एक बहुत अजीब सी बात है, पहले जमाने में बहुत फैक्टर बना करता था कि जी प्रोलैप्स अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आया और एग्जामिनर ऑफेंड हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इट इज नॉट लाइक दिस बेसिकली। अब अगर आपका जो रोल प्लेयर या आपका जो असल पेशेंट है हु इज रियली हैविंग प्रोलैप्स, अव्वल तो उन्होंने ये मेक श्योर रख के क्या होता है, क्योंकि अगर टाइम ही सिर्फ 10 मिनट है स्टेशन पे, तो ये ड्रामे तो नहीं ना एग्जामिनर्स ने रखे होने के जी प्रोलैप्स अंदर डाल कर बिठाया पेशेंट। सो प्रोलैप्स विल बी कमिंग आउट, बट लेफ्ट लैटरल या मॉडिफाइड सिम्स में ये बेहतरी हो जाती थी कि अगर वो अंदर है तो आप उसे लेफ्ट लैटरल करते हो तो स्पंज होल्डिंग से पकड़ के आप उसे निकाल सकते हो बाहर जेंटली। बट नॉर्मली prolapse wala patient if lying in the modified Sims position will have the prolapse present, और उसके अंदर आपको सबसे पहले सर्विक्स ही बाहर नजर आता है, आप उसे एग्जामिन करते हो, जैसे आमना ने बताया कि फिंगर्स में पकड़ के विल सॉर्ट आउट कि इट्स फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री या प्रेसिडेंशिया। सो उसको आप अपनी फिंगर्स में पकड़ के पहले ये डिग्री को देख लोगे। उससे भी पहले सॉरी यस, यू हैव स्टार्टेड विद इंस्पेक्शन के अंदर आपने वल्वा देखा, उसके कोई ये मैं मॉडिफाइड सिम से स्टार्ट कर रही हूँ पेशेंट को, उसका आपने वल्वा देखा, उसका इट्स नॉर्मल लुकिंग, नो डिस्चार्ज, नो ब्लड प्रेजेंट, राइट, hair distribution is normal, and then you will say that there is something coming out of vagina, because the first thing you will see is that cervix is lying out of vagina, that something is cervix, so it's a uterovaginal prolapse. Uterovaginal prolapse की definition ये होती है कि cervix is lying outside vagina, right, because otherwise इसकी पूरी एक DD होती है कि this may be a polyp, this may be inversion, this may be a fibroid which is coming out from vagina, but it is a uterovaginal prolapse. Why? Because cervix is lying outside the vagina. It's a definition of uterovaginal prolapse. If cervix, you are not seeing cervix lying outside the vagina, then it is definitely not a uterovaginal prolapse. It is something else, which may be polyp or major degree cystoscopy. So Chronic uterine inversion. Inversion, बिल्कुल. So as a cervix is lying, so first thing you are seeing is a cervix. उसके बाद आपने अगर अभी आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, सो पहले वल्वा देखा आपने, उसके बाद सर्विक्स को देख लिया, वहीं पे आपने उसका पैप्समेयर ले लिया, राइट, हाँ ये मैंने मिस किया, सॉरी। हाँ वहीं बाहरी सर्विक्स है, वहीं पे आपने उसको पैप्समेयर ले लिया। उसके बाद आपने उसकी डिग्री ऑफ प्रोलैप्स देखा, फिर अच्छी तरह जेल लगा के, बिकॉज एक तो ये 62 शी इज ऑलरेडी मेनोपॉजल में ऑलरेडी ड्राइनेस इतनी होती है कि इट इज वेरी पेनफुल अदरवाइज, सो यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ जेल ऑन द प्रोलैप्स एरिया ताकि वो रिड्यूस हो सके।
तो अदरवाइज इवन इफ शी इज नॉट मेनोपॉजल, अगर आपके पास प्री मेनोपॉजल पेशेंट भी आती है प्रोलैप्स के साथ, बिकॉज इट्स लाइंग आउटसाइड द वजाइना, तो इट इज नॉर्मली वेरी वेरी ड्राई, तो आपने उसको अच्छी तरह जेल लगा के आपने उसको अंदर इंसर्ट करना है, रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस करने के बाद आपने एक हाथ में पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स पकड़ना है, राइट हैंड में आपने उसको आपने लेफ्ट हैंड में सॉरी सिम्स स्पेकुलम पकड़ना है और राइट हैंड में आपने स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स पकड़ना है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स आपने इंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना में रखना है और सिम स्पेकुलम को आपने पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में रखना है, और साथ साथ आपने पेशेंट से कहना है कि कफ करे, और मीनवाइल आपने अपने दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को वजाइना से बाहर पुल आउट करते जाना है। When she cuffs, for example, at the very first step, when you have inserted the sim speculum, keeping it in the posterior vaginal wall, और आपने anteriorly cystocele को reduce किया हुआ है with the sponge holding forceps, right? अभी आपने pull back नहीं किया, and you ask patient to cuff. वहां पे अगर sim speculum की tip पे bulge produce होता है तो that is enterocele. This is how you look for enterocele. अगर आपने जब posterior vaginal wall के ऊपर सिम स्पेकुलम रखा है and you are asking patient to cuff, और कफ के साथ अगर सिम स्पेकुलम की टिप के ऊपर बल जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इंटेरोसील है। अगर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके आना है और पेशेंट कफ करेगी और टिप के अलावा अगर कहीं बल जाएगा तो दैट इज रेक्टोसील, right? Similarly, anterior vaginal wall पे भी नजर रखनी है for cystocele. Any patient who is having uterovaginal prolapse does have anterior and posterior vaginal wall prolapse. उसको cystocele और rectocele हर सूरत होगी। अगर आपको उसकी मैं आपको 2-3 टिप्स भी बताती हूँ कि अगर आपको कुछ समझना है तो क्या बोलना है, क्योंकि वो होगा वहां पे। If she is a case of uterovaginal prolapse, if you have seen cervix lying outside the vagina, if you have seen cervix not at the right place, descent of cervix आपको नजर आ गया है, तो there has to be a descent of anterior and posterior vaginal wall, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन के अंदर ये आपने रेक्टोसील और सिस्टोसील देख ली। मैम सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, इंटेरोसील में आपने बल्ज क्या कहा है, किधर आएगा उसका? टिप ऑफ सिम स्पेकुलम। जब पेशेंट मॉडिफाइड सिम्स में है, आपने सिम स्पेकुलम डाला है और अभी पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के ऊपर रखा हुआ है एंड यू हैव आस्क्ड पेशेंट टू कफ। जब उसने कफ किया तो वहीं टिप ऑफ सिम्स के ऊपर अगर बल्ज आ गया तो दैट इज इंटेरोसील, ठीक है। और रेक्टो क्या कहाँ बल जाएगा? रेक्टोसील जब आप वापस खींच रहे हो बाहर, इंट्रोइटस की तरफ बाहर खींच रहे हो जब सिम स्पेकुलम को, और वो कफ कर रही है, तो उसके बाद जब बल यानी लोअर वजाइनल वॉल में बल जाएगा तो दैट इज रेक्टोसील, ठीक है। ठीक है। इंटेरोसील का मतलब क्या है? देखो ये रेक्टोसील है क्या और इंटेरोसील है क्या, मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। बेसिकली ये है वजाइनल वॉल की वीकनेस। जैसे हमारे बॉडी में इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में वॉल वीक होती है और हर्निया हो जाता है, राइट, तो इंटेस्टाइन के कंटेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। बेसिकली रेक्टोसील एंड इंटेरोसील इज द हर्निएशन ऑफ द वजाइनल वॉल, ठीक है। वजाइनल वॉल में से रेक्टम या स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। इंटेरोसील इज द प्रोलैप्स ऑफ हायर वजाइनल वॉल, यानी कि एपेक्स ऑफ वजाइनल वॉल का प्रोलैप्स है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी उसके अंदर। जो रेक्टोसील है दैट इज द प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, तो इसलिए वो नहीं लोअर वजाइनल वॉल में आएगा। Finding or getting enterocele in exam or even in our normal life is very very rare. एग्जाम के अंदर रेयर थिंग्स डोंट हैपन, खुद से वो रेयर चीज नहीं करानी। टिप है ये एक, बेटर नॉट टू टॉक अबाउट इंटेरोसील एट ऑल, जस्ट टॉक अबाउट रेक्टोसील एंड सिस्टोसील। इंटेरोसील आपको मिलती है हमेशा या तो वॉल्ट प्रोलैप्स के पेशेंट में या प्रेसिडेंशिया में। फर्स्ट और सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स यूजुअली और ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स नेवर हैव इंटेरोसील। आपके एग्जाम में अगर आपको डिग्री ऑफ प्रोलैप्स नहीं समझ आ रहा या आप चेक करना भूल गए हो डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, तो बिकॉज जैसे कि इस प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन में इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि यू मिस थिंग्स। जैसे आमना ने शी डिड वेरी वेल बट शी मिस्ड स्टेप्स में, ये अंडरस्टैंडेबल बात है, बट डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस इट, राइट। सो इसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल वाइल एग्जामिनिंग अ पेशेंट आपने भूल गए हो कि आपने इस डिग्री का ये वो, तो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। जब एग्जामिनर के पास आए हो या व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पेशेंट, जस्ट से सेकंड डिग्री प्रोलैप्स। इफ सर्विक्स इज लाइंग आउटसाइड,
प्रेसिडेंशिया का इंसिडेंस बहुत कम है, एग्जाम के अंदर कम इंसिडेंस वाली चीजें बहुत कम आती हैं, बट यस इफ इट इज रियली प्रेसिडेंशिया बेटर नॉट टू मिस इट। बट अगर अदरवाइज अगर ये सेकेंड डिग्री अगर कुछ समझ नहीं आ रहा और वहां जाके बैठे हो तो इट हैज टू बी सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स, बिकॉज सेकेंड डिग्री ही होता है मोस्टली। एंड इफ इट इज सेकेंड डिग्री तो ये बात भी अपने दिमाग में हमने बिठा लेनी है कि इफ इट इज सेकेंड डिग्री देन इट विल हैव सिस्टोसील एंड रेक्टोसील, राइट? सो यू कैन सी इन द पेशेंट माइल्ड हो या मॉडरेट हो, बहुत बड़ी सिस्टोसील रेक्टोसील तो नॉर्मली नहीं होती। सो सेकेंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स विद मॉडरेट सिस्टोसील रेक्टोसील, इतना भी बोल दो प्लस काफी है, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू पिक द फाइंडिंग्स, बट यू शुड नॉट मिस दीज थिंग्स। और ये बिल्कुल, और एंटेरोसील के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करनी खुद से, एक्सेप्ट कि आपको वो खुद ही मिल ही गया या उसको आपने करना है। इवन प्रेसिडेंशिया में इट्स बेटर टू इग्नोर एंटेरोसील इन एग्जाम। हाँ, एक्सेप्ट कि वो बहुत ही बड़ा मसला है या फिर एग्जाम के सिनेरियो में लिखा हुआ है कि पेशेंट की ये फाइंडिंग्स है, जो कि नहीं होगा, बिकॉज एंटेरोसील इज अ वेरी वेरी रेयर फाइंडिंग एंड इफ इट हैपेंस इट हैज गॉट एक इसका रिपेयर का भी अलग तरीका है। इट इज नॉट जस्ट सिंपली रिपेयर विद द पोस्टीरियर रिपेयर मेथड। इसकी इंटेरोसील रिपेयर का भी फिर एक अलग, जैसे हर्निया की ट्रीटमेंट होती है ऑलमोस्ट उसी तरह से इसका होता है, तो दैट्स अनदर इशू। आपने डोंट टॉक अबाउट इट। सो हम वापस एग्जामिनेशन पे आते हैं। मैडम अगर वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री देती है तो हमने ब्लैडर फुल करा के वो देखनी है या वो आपने देखनी है वैसे भी जरूर? देखना है। आगे सुनो, अब आपने ये लैटरल सिम्स मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन है, आपने ये वाला एग्जामिनेशन कर लिया, आपने इंस्पेक्शन की वल्वा किया, आपने पेप्समेयर लिया, आपने रिड्यूस करके प्रोलैप्स को, एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्स को देखा। नाउ यू हैव आस्क्ड पेशेंट टू लाई इन द डॉर्सल पोजीशन, राइट? डॉर्सल पोजीशन के अंदर आपने उसको पहले पूछना है कि आपका ब्लैडर एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी। वो कहेगी एम्प्टी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम एम्प्टी करा के बैठे होते हैं। सो एम्प्टी भी है तो कोई बात नहीं, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आपने उसके वल्वा को पार्ट करके उसको कफ करानी है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को देख लेना है। सम पीपल एट दिस स्टेज रिकमेंड कि आप इसमें बोनीस टेस्ट भी करो। बोनीस टेस्ट इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इफ अ पेशेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज रियली फाउंड टू हैव स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, फिर वो बोनीस टेस्ट किया जाता है कि हल्का सा वजाइना में हाथ डाल के नेक ऑफ ब्लैडर के लेवल पे आप उसको थोड़ा सा एलिवेट करते हो एंड देन यू आस्क पेशेंट टू कफ अगेन। और अब जो पहले यूरिन बाहर आया था तो अब विद कफ इट डजंट कम आउट, तो इट मींस कि इट रियली इज बिकॉज ऑफ प्रोलैप्स, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज बिकॉज ऑफ प्रोलैप्स। सो ये वैसे बता रही हूँ, पता होना चाहिए, ठीक है? सो आपने इसके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया, देन यू विल डू हर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, वो जैसे आमना ने किया। इन दिस पेशेंट अगेन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, जस्ट से इट्स अ रिट्रोवर्टेड यूट्रस, बिकॉज एक प्रोलैप्स हुई यूट्रस जिसके कोई सपोर्ट ना रहे वो कभी भी एंटीवर्टेड नहीं रह सकती। एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लिगामेंट्स जो उसको या जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो सपोर्ट खत्म हुई भी होती है तो प्रोलैप्स हुआ होता है। सो इफ पेशेंट इज हैविंग प्रोलैप्स देन डेफिनेटली शी इज हैविंग अ रिट्रोवर्टेड यूट्रस। सो उसको रिट्रोवर्टेड बोलना है और फिर बाकी सारा कुछ जैसे अम्ना ने बताया था वो सारा उस तरीके से चेक करना है। तो ये सारा एग्जाम, एंड व्हेन यू आर टेलिंग इट टू द एग्जामिनर वो भी तरीका आपको आना चाहिए कि पेशेंट हैज ऑन इंस्पेक्शन vulva is normal looking with no discharge or blood present, hair distribution is normal, and on palpation there is, and also on inspection cervix is normal looking, lying outside the excuse me, lying outside the vagina, pap smear was done, and on palpation it is second degree uterovaginal prolapse because I can see cervix lying outside the vagina with moderate cystocele and rectocele. Her bladder was empty, so stress incontinence could not be demonstrated on bimanual examination. फिर वो सारा कुछ जैसे आप मैंने बताया कि uterus was retroverted, mobile, normal sized, non-tender, both fornices were clear, ठीक है? And there was no blood on my finger after I brought them out, ठीक है? तो लेवेटर मसल टोन का मैडम बोलेंगे इसमें? ना बोलो, वो भी नहीं बोलने की जरूरत। अच्छा मैडम ये पोजीशन में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लेवेटर मसल, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बोनीस टेस्ट, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंटेरोसील, ये बातें नहीं बोलनी, जी मैडम। ये इनके ऊपर बहुत अजीब वाइबा चला जाता है। बट यस, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ स्टेशन ऑफ यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स यू रियली नीड टू हैव वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। जैसे अभी इंटेरोसील की बात हुई,
इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस बहुत अच्छी तरह आना चाहिए. व्हाई अ पेशेंट हु इज हैविंग सेकंड डिग्री और एनी यूट्रोवैजाइनल prolapse cervix which has come down, why does she have anterior and she should have anterior and posterior vaginal walls prolapse as well. हम क्यों कहते हैं कि एक पेशेंट जिसकी VH हो रही है उसकी एंटीरियर नहीं कुछ समझ आ रहा, you it can never say VH only, you have to say VH with anterior and posterior repair. खाली VH का कोई फायदा नहीं है, because VH is the treatment of vaginal hysterectomy. There has to be cystocele and rectocele also, right? So ये वो चीजें जो कि आपने एंटीरियर और पोस्टीरियर पेयर भी उसका पार्ट है, विचार सिर्फ VH बोलोगे तो पास नहीं होगे. सो इस वजह से आपने आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है होना कि एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोलैप्स भी होगा. कोई क्वेश्चन पूछने लगे थे? मैडम मैंने पूछना है, आपने अभी बताया है कि प्रोलैप्स में जैसे सर्विक्स लाइंग आउटसाइड तो हमने बोलना है सेकंड डिग्री प्रोलैप्स, तो इसके अंदर हमें कोई क्लासिफिकेशन का नाम तो नहीं लेना अकॉर्डिंग टू बीकेम? ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जैसे मैंने कहा कि इंटेरोसील, लिवेटर मसल, बोनी टेस्ट, इनकी बातें खुद से नहीं करनी. इसी तरह से ये बट आपको पता होना चाहिए ये क्या है. सो इसी तरह जैसे भी मारिया ने कहा पॉप क्यू है या डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, डोंट टॉक अबाउट देम, जस्ट से जैसे सेकंड डिग्री, वो एग्जामिनर का काम है, वो खुद ही पूछ लेंगे कौन सा वाला. मैडम अगर ये अंदर है, इंट्रोइटस के अंदर है तो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट होता है ना जी, और अगर बाहर जैसे ही हमें नजर आ गया वो स्ट्रेन करा के नजर आए या जैसे भी आए तो वो सेकंड डिग्री हम कहेंगे, ऐसे ही है मैडम? बिल्कुल ऐसे ही है. और ठीक थर्ड डिग्री इज प्रेसिडेंशियल. प्रेसिडेंशियल. ठीक है मैडम. यूज यही क्लासिफिकेशन. बट यस पॉप क्यू एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है, वो आपको बहुत अच्छी तरह वो भी पता होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर वैजिनल वॉल का साथ ही जिक्र है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वैजिनल प्रोलैप्स का आपको उसके साथ साथ पता होना चाहिए. इवन उसके अंदर वॉल्ट का भी जिक्र है. सो वो एक बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है उसका अलग से. वो अगेन इट्स अ थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन, उसकी डिफरेंट डिग्रीज है. उसके अलावा उसके अंदर जो मेजरमेंट्स है उस पर एक अलग स्टेशन भी हो सकता है खाली प्रोलैप्स से रिलेटेड एनाटॉमी का भी. लेकिन जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो, जब आप एग्जामिन करके एग्जामिनर को जब आप बता रहे होते हो अपनी फाइंडिंग्स, उसमें क्लियर हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना है. What do you know? It's not only that you're saying that it's second degree prolapse with cystocele and rectocele. They exactly get to know that you really know what is a cystocele, you really know what's a rectocele and why is it there. वो आप जब एग्जामिन करके आके बैठते हो आप एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने हैं. सो यूवी प्रोलैप्स और पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स इज वन थिंग जिसके अंदर आपको एनाटॉमी का भी कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है मैम, ये बता रहे हैं जो बीचम और पॉर्जिस इन दोनों में सेम ही है ना? इंट्राइटिस से ऊपर तो फर्स्ट डिग्री, इंट्राइटिस से डायरेक्ट सेकंड डिग्री है. बिल्कुल. अच्छा, उधर आपको नाम भी लेने की जरूरत नहीं कौन सी क्लासिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, जस्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री. अगर वो खुद बात करना शुरू करें तो फिर वो है. सो हिस्ट्री का मैंने आपको होमवर्क बताया, उस तरह से 3 हेडिंग्स बना के उससे आपका टाइम 2.5-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. देन एग्जामिनेशन का जैसे मैंने आपको बताया, एक तो प्रैक्टिस प्लीज कर लो बिकॉज यू नेवर नो. प्रोलैप्स के बहुत पेशेंट्स मिल जाते हैं इवन हॉस्पिटल में 2-3 आपा ही होती हैं बेचारियां जिनका होता है. तो एग्जाम के अंदर प्रोलैप्स का असल पेशेंट बिठाना मुश्किल काम नहीं होता. सो आपको मॉडिफाइड सिम्स से लेके आपको जो है क्या कहते हैं डॉर्सल पोजीशन. देन इफ आमना स्टार्टेड विद द डॉर्सल पोजीशन, इट इज आल्सो राइट, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जो हो सॉरी 1 मिनट में जल्दी नजर. हाँ, तो जो डॉर्सल है उसमें भी कोई मसला नहीं है. देखो, अगर आप डॉर्सल से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो डॉर्सल के अंदर आप इंस्पेक्शन करोगे, वल्वा देखा, देन यू सॉ द सर्विक्स, कमेंटेड ऑन द सर्विक्स, टुक द पॉप स्मेयर, उसको अच्छी तरह जेल लगा के आपने मास को रिड्यूस किया. उसके बाद उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और इफ यू रियली थिंक बोनी स्ट्रेस इज नीडेड वो किया. उसके बाद आपने उसको क्या कहते हैं फिर बायोमैनुअल कर लिया और फिर आपने मॉडिफाइड सिम्स में कर लिया. सो बोथ वेज आर राइट. आना जरूरी नहीं दोनों तरीकों से है, बेशक एक से अच्छा है लेकिन अच्छी तरह है. सो यू कैन स्टार्ट विद द मॉडिफाइड सिम्स और यू कैन स्टार्ट विद द डॉर्सल पोजीशन, और लेकिन यू कैन नॉट मिस एनी स्टेप.
और while explaining to the examiner उसकी बहुत practice कर लो कि you are starting with inspection, you are commenting on the cervix, you are telling about your diagnosis, why is it a prolapse, uterine vaginal prolapse, because cervix is lying, ताकि वो time ही save हो जाए जो सवाल उन्होंने करने हैं कि इसका DD क्या है, इसका ये क्या है, ये UV prolapse क्यों है, etc. Instead they talk about the management and the surgical options, etc. तो वो टाइम आप सेव कर लोगे और उसमें मार्क्स भी ज्यादा गेन होंगे. जितने सवाल करके आप एंड तक जाओगे उतना ही आपके मार्क्स होंगे, राइट. सो उसके बाद आपने सारा एग्जामिनेशन अबाउट द सिस्टोसील, रेक्टोसील एंड द बायोमैनुअल एंड एवरीथिंग. और आपने स्ट्रेस एंड कॉन्फिडेंस की भी बात की कि बिकॉज ब्लैडर वाज एम्प्टी, तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकती. ठीक है. मैम जी ये मैम. बता दो तो आई थिंक एग्जामिनेशन आई होप के काफी क्लियर हो गया होगा. जी मैम मैडम, लेकिन एक बात होती है, ये बता दें कि जब स्ट्रेस एंड कॉन्फिडेंस के लिए पेशेंट को देखेंगे, प्रोलैप्स बाहर पड़ा हुआ जब देखेंगे या प्रोलैप्स को रिड्यूस करके स्ट्रेस एंड उसे कॉन्फिडेंस रिड्यूस करके देखते हैं. मैडम हम सिस्टोसील को डोर्सल पोजीशन में देखते हैं ना या सिम्स में देखेंगे? डॉर्सल नहीं, सिम्स. अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है. कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं. थ्योरेटिकली इट इज सेड दैट सिम्स में देखते हैं कि आपने जब स्पंज होल्डिंग से उसे रिट्रैक्ट किया हुआ है तो आप कफ करा के दोनों बाहर निकाल रहे हो, स्पंज होल्डिंग को भी निकाल रहे हो और साथ में आप सिम्स स्पेकुलम को भी निकाल रहे हो. और स्पंज होल्डिंग के टिप पे जो बल्ज है वो सिस्टोसील प्रोलैप्स है, वो सिस्टोसील है, एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स है. और जो सिम स्पेकुलम की टिप के ऊपर प्रोलैप्स आता है वो पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स है. But yes, you can comment on the dorsal position also. लेकिन आपने वैसे देखना सिम्स लैटरल सिम्स में ही. मैम हेलो. जी जी. मैम काइंडली पेसरी इंसर्शन के वो बता दें मेथड. वो भी मैनेजमेंट में आ रहे हैं. सो गुड. जल्दी से अब इन्वेस्टिगेशंस. आमना किधर है? जी मैडम. जी इन्वेस्टिगेशंस पूछ. In investigation, I will need the full blood count, including HB, TLC, and platelets, and then blood group of patient, urine, RE to सारा कुछ rule out. ठीक है. HB पेशेंट की 11 है, TLC उसका 17 है, यूरिन के अंदर 15 to 20 pus cells हैं. What else you need? Culture. Culture is not available. ठीक है. And then blood sugar random. 92. And hepatitis Negative. B and ठीक है. Then in specific examination, I will need the abdominopelvic ultrasound findings. Abdominal में क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए if there is any mass or endometrial thickness. Mass किधर? किडनी में mass? नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी तो होता है ना. Don't say this. देखो जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है वो मैंने अपनी किसी और क्लास में भी स्पेसिफाई किया था. एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में स्प्लीन की मेजरमेंट भी आती है, गॉल ब्लैडर पे कमेंट भी आता है, लिवर की मेजरमेंट. डू यू रियली वांट टू सी लिवर इन दिस पेशेंट? यू वांट एनी कमेंट ऑन लिवर, ऑन स्प्लीन? अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट का टाइम ना जाया करो. जी मैडम. तो आप कुछ बताओ क्या चाहिए इसमें? फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस, एनी मायोमेट्रियल invasion, any uterine size, और इसके अंदर बस यही चीजें देखेंगे. अच्छा और क्या चाहिए स्कैन के अलावा? इस पे बात करते हैं. स्कैन के साथ फिर मैडम रीनल स्कैन मांगेंगे. जो मैंने पढ़ा था उसमें तो यही था कि रीनल स्कैन की जगह KUB बोल दो ना. ठीक है, KUB अल्ट्रासाउंड KUB. और एंड अगर UTI एक्सक्लूड हो गया और इफ देयर इज एनी साइंस और सिम्टम्स ऑफ मिक्स्ड और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो फिर यूरोडायनामिक्स भी चाहिए. पेशेंट ने यूरिनरी रिटेंशन बताया हुआ आपको, जो पेशेंट दिया उसके मुताबिक चले ना. ठीक है मैडम. और उसके बाद फिर प्री ऑप वर्कअप के लिए मुझे चेस्ट एक्सरे, ECG, ये चीजें भी चाहिए होंगी. और चेस्ट एक्सरे, ECG ये चाहिए होगा. कोई और बताए? अल्ट्रासाउंड पे कमेंट करे कोई. मैडम पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम देखेंगे. नहीं आप पूरा बताओ. which ultrasound do you want and what do you want, what do you want to see in that ultrasound? Ma'am, pelvic scan to see the post wide residual volume as she is giving history of retention. You will ask for. अच्छा देखो आमना, your investigations were fine. अब इतना ही आपने जल्दी मैंने कवर करा दी, बट वो इसलिए ताकि आगे अच्छी बात करें.
I don't know why you got stuck in ultrasound. Please एग्जाम में अल्ट्रासाउंड पे स्टक ना होना, किसी और चीज पे स्टक हो जाना, लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड पे स्टक हो जाओगे ना तो आप फिर तो पास नहीं हो सकते, क्योंकि देरा वही बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी सेंसिटिव है एग्जामिनर के लिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता तो हो कि आप क्या मांग रहे हो अल्ट्रासाउंड में. एट टाइम्स वी नो कि व्हाट वी वांट टू सी और व्हाट वी वांट टू नो इन अल्ट्रासाउंड, बट बता नहीं रहे होते, लेकिन ये बताने से ही तो वहां पास होंगे. सो आपने करना क्या? जी देखो, you मैडम. will not ask for abdominal scan. In gynae we don't need ultrasound. उसमें हमें नहीं एब्डोमेन की बात करनी. आपने KUB मांग लो because it's a second degree prolapse. चलो, I want to know KUB to see the status of kidney and ureter especially, and also for bladder I would like to see the residual volume because she's having urinary retention. For pelvic ultrasound I want to see the size of uterus and what is myometrial invasion. I don't know what is myometrial invasion. आप ऐसे नहीं टर्म्स प्लीज यूज करो. आप कहोगे कि endometrial, myometrial, ectotexture, any other pathology in the uterus and adenexa or any other pathology, इस तरह बोल दो, लेकिन don't say wrong terms. ठीक है, तो आपने इस तरीके से कर लेना. अच्छा, और इसके अंदर जो है आपने वो नहीं बात की, जो यूरोडायनेमिक स्टडीज है, सबट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री, वो हम कराएंगे अगर पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिक्स्ड की या अर्ज की के सिम्टम्स होंगे तो सिर्फ तब, अदरवाइज नहीं. ठीक है, एंड शी इज नॉट. मैडम बस ये बोलेंगे साइज ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम थिकनेस एंड एनी पैथोलॉजी. इसके अंदर हाँ ठीक है, ये भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन क्लासेस में हम अल्ट्रासाउंड पे काफी बात कर चुके हैं. So yeah, okay, now manage your patient. I think we are good. Don't talk about for anesthesia purpose. For anesthesia वालों का काम है. We don't need chest X-ray. We don't need ECG, etc. She's not hypertensive or diabetic. Forget about ECG, etc., etc. आपने अपना काम करना है. Why are you talking about anesthesia? Do you really? आपने तो आगे मरीज को भी मैनेज ही नहीं किया and you're talking about anesthesia. मैडम अगर VH की तरफ जाते हमें हैं anesthesia से कुछ लेना देना नहीं है जी. जब उसकी प्री ऑप असेसमेंट होगी, एनेस्थीसिया वाले खुद डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी. जी मैडम. ठीक है जी. चलो अब मैनेज करें. यूरिनरी रिटेंशन को देखने के लिए हम उसकी यूरोसिस्टोमेट्री और यूरोग्राफी ये सारी चीजें कराएंगे. नहीं, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम. मैडम इसको मैनेजमेंट में इसको आई विल गिव हर हाउ विल यू मैनेज योर पेशेंट? गुड. Madam, first of all, I will counsel her regarding the diagnosis that she is having second degree prolapse. क्लियर कहाँ गई? आप सलमा को बताओ. ठीक है सलमा. हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ जी. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जो आपका ये जो जिस्म बाहर आ रहा है, इसके दो तरह से इलाज हो सकते हैं. कि एक तो हम इसका मतलब छला रख के भी इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो इसका परमानेंट इलाज नहीं है. वो ये कि कुछ टाइम के लिए आपके जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाएंगे, और जो इसका डेफिनेटिव इलाज है वो सर्जरी है. तो उसमें हम आपको दोनों ऑप्शंस में आपको बताऊंगी कि दोनों में क्या क्या उसके फायदे और नुकसान भी हैं, और फिर आप मशवरा करके अगर आप छले की ऑप्शन लेना चाहती हैं या सर्जरी की ऑप्शन लेना चाहती हैं. सही. डॉक्टर साहब आप क्या मशवरा देंगी? आपके ख्याल से क्या बेहतर है मेरे लिए? मेरे हिसाब से तो सर्जरी बेटर है, क्योंकि आपकी फैमिली भी कंप्लीट है, और फिर ये कि इस मसले के लिए मेरे हिसाब से तो सर्जरी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है. सर्जरी से क्या मुराद है आपको? वजाइनल हिस्टेरेक्टमी प्लस एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर. उसमें क्या करते हैं आप बताएं? स्टेप्स बताऊं मैडम या इनको जैसे? आपने पेशेंट को बताना है. डॉक्टर साहब मेरी बच्चेदानी बच जाएगी आप नहीं, बच्चेदानी क्या करनी है इस टाइम पे? बच्चेदानी आपकी जो है ना वो हमें निकालनी पड़ेगी. मैडम मुझे सॉरी, उर्दू में नहीं काउंसलिंग करना आ रहा. मेरे तो जिस्म के अंदर बाहर आने का मसला है. मेरी बच्चेदानी क्यों निकाल रही हैं? इस तरह नहीं. देखो कितना इम्पोर्टेंट है रोल प्लेयर के साथ आपको प्रैक्टिस करना. वैसे क्लिनिक पे
तो आपने वही नहीं किया, आपने तो पेशेंट से बात करनी है। कल को जब आप क्लिनिक कर रहे हो या फिर सिटिंग इन द ओपीडी और यू डूइंग राउंड्स, और आप अगर एज लाइक सीनियर मोस्ट राउंड कर रहे हो एंड यू आर काउंसलिंग योर पेशेंट, तो आप क्या सबसे पहले उसे डायग्नोसिस तो बताओ कि ये आपका जिस्म नहीं है, बच्चेदानी है जो बाहर आ रही है और ये बिल्कुल कैंसर नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। ठीक है ना, पहले बताओ तो सही से कि हुआ क्या उसके साथ, व्हाट इज इट दैट इज कमिंग आउट। और जितने आपके सिम्टम्स हैं, खास तौर पे आपका जो है डिस्पैरूनिया है, बैक एक है, इवन यूरिनरी रिटेंशन बिकॉज शी नीड्स टू रिड्यूस हर प्रोलैप्स फॉर द मिक्चुरेशन, तो आप उसे बताओ कि ये सारा कुछ इसी से ही रिलेटेड है। तो सर्जरी पे तो ऑब्वियसली देखो, अगर आप बिल्कुल लेमैन बंदा आपके पास बैठा हुआ है तो वो तो कुछ और सोच के आए होते हैं, दे डोंट इवन नो कि आप उनसे क्या बात कर रहे हो अबाउट द यूट्रस। फिर मैडम इसको पैसरी की ऑप्शन दूंगी या डायरेक्ट इसको पहले सर्जरी आप की इसको ऑप्शन? डायग्नोसिस बताओ कि जी आपके बच्चेदानी है जो कि वजाइना की वॉल की कमजोरी की वजह से जिस्म से बाहर आ गई है। ठीक है, ये कोई जी खतरनाक कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये आपको कमर में दर्द कर रही है, पेशाब का मसला कर रही है, और आपको बकायदा ये मैस है जो फील होता है बाहर आते हुए, इस वजह से इसका इलाज जरूरी है। अगर आपको ये सिम्टम्स ना होते तो इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है कि ये कैंसर बने या ये आपको कोई नुकसान देता, लेकिन क्योंकि ये आपके पेशाब को और आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही है, इसलिए अब इसका इलाज जरूरी है। इसके इलाज के लिए दो ऑप्शंस है, जिसमें से एक ऑप्शन ऐसी है जिससे आप एक मेजर सर्जरी से बच जाएंगी, और वो ऑप्शन है छल्ला या पैसरी। वो एक रिंग पैसरी होती है जो हम बच्चेदानी में रख देते हैं, जो कि इसको बच्चेदानी की दीवार को सपोर्ट देता है और इसको वापस अंदर कर देता है। एक दफा बच्चेदानी अपनी जगह पर चली जाए तो आपकी कमर की दर्द भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये इसके नीचे आने से और सारे जो लिगामेंट्स हैं उनके ढीले होने की वजह से ये दर्द है। जब ये बच्चेदानी अपनी जगह पर चली जाएगी तो आपके पेशाब का मसला भी हल हो जाएगा, आपका डिस्पैरूनिया भी ठीक हो जाएगा, आपका बैक एक भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम देखेंगे। अगर छल्ला सूट नहीं करता तो मेजर सर्जरी की ऑप्शन है। अगर आप छल्ला नहीं रखवाना चाहती होंगी तो फिर मैं आपको ऑपरेशन की ऑफर करूंगी, जो कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, उससे आपकी बच्चेदानी निकाल दी जाएगी, जिससे कि आपका ये मसला ही हल हो जाएगा। साथ में आपके आगे मसाने वाला रिपेयर होगी और पीछे से भी बच्चेदानी के पीछे की दीवार की भी रिपेयर होगी, और ये जो जिस्म अंदर बाहर आता है उससे आपका ठीक हो जाएगा। फिर पेशेंट बोलेगी क्या बेहतर है, तो फिर यू विल टेल आई थिंक गोइंग फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज बेटर। इसीलिए उसका पहले जिक्र किया, जब भी एग्जाम में या डेली लाइफ में जिंदगी में किसी बंदे से भी बात करते हुए, किसी पेशेंट से बात करते हुए, जो बात हम पहले करते हैं, जो ऑप्शन हम पहले देते हैं, आपने पहले ऑप्शन दी पैसरी की, फिर बात की सर्जरी की, जो पहले दी जाती है वो एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि आपकी प्रेफरेंस पैसरी है। अगर आपकी प्रेफरेंस सर्जरी होती, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेशेंट रखवा के आई होती पैसरी, पहले पैसरी फेलियर होता, तो आप उसे कह सकते थे कि दो ऑप्शंस है, एक ऑप्शन है सर्जरी, दूसरी ऑप्शन है रीप्लेसमेंट ऑफ पैसरी, कि मैं दोबारा ट्राई करके देख लूं पैसरी, क्या पता वो सूट कर जाए, क्या पता पहले ठीक नहीं रखेगी एक्सेट्रा। लेकिन ये पेशेंट तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करा के आएगी, तो उसके अंदर आपने पहले पैसरी का, एंड देन व्हेन शी सेज ओके पैसरी अगर बेहतर है तो व्हाट इज अ पैसरी एंड व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द पैसरी, तो वो एक डेढ़ सफे का जवाब है। मतलब आपको वो दो चार बातें पता होनी चाहिए उसके बारे में कि ये रिंग पैसरी है, ये सिलिकॉन पैसरी है, ये इसको किस तरीके से इसे नीचे बच्चेदानी के रास्ते से रखा जाता है। टोटल 2 मिनट का ये काम है। इसको रखने के बाद आप थोड़ा वॉक करेंगी, पानी पिएंगी, यूरिन करेंगी। अगर आपको यूरिन ठीक आता है, यूरिनरी रिटेंशन ठीक हो जाती है, या आपको ये छल्ला बाहर नहीं आता, या आपको ये पेन नहीं करता, तो इसका मतलब है ये आपको सूट कर गया। आप ये अपने अंदर ही रखेंगी, और लेकिन हर 6 माह के बाद इसको चेंज कराएंगी। ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसका इमीडिएट साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या है। इमीडिएट तो ये है कि ये बाहर ही आ जाए या यूरिनरी रिटेंशन हो जाए। लेट साइड इफेक्ट्स क्या है कि पेशेंट निकलवाना भूल गई है, 6 मंथ्स के बाद चेंज नहीं कराई और ये अंदर ही रह गई है, तो उसमें आप फिर उसकी फाइब्रोसिस और इन्फेक्शन और इवन लेटर ऑन वेरी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आर के ये इवन फिस्टुला भी बना सकती है अगर ये वो चेंज ही कराना भूल गई है और इन्फेक्शन हो गई है तो।
ठीक है। सो और पैसरी के साइजेस यू शुड नो, वो ज़ाहिर रोल प्लेयर को तो आप नहीं बताओगे, बट इफ एग्जामिनर आस्क्स या वैसे भी आपको पता होने चाहिए कि कौन से साइजेस होते हैं। 3 साइजेस तो याद ही कर लो, 65, 68, 71, मोस्टली यही पूरे आते हैं। ऑन एवरेज 90% पेशेंट में 68 नंबर पैसरी पूरी आ जाती है। सो दीज आर 3 साइजेस व्हिच यू शुड नो, व्हिच इज द 65, 68 एंड 71, जो बहुत मल्टीपैरस है। इट्स ये एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है। व्हेन यू डू पेल्विक एग्जामिनेशन यू गेट टू नो कि क्या साइज है। There is no hard and fast rule, there is no measuring tape or anything which is used to measure the size of the pessary. ये एक हर बंदे की, हर पेशेंट की अलग। नॉर्मली वी गेट 2 पैसरीज, हम उसे कहते हैं कि बहुत सही है। कोई अगर सिलिकॉन की अच्छी वाली पैसरी अच्छी जगह से भी 800 से लेकर 900 तक की मिलती है। अदरवाइज तो जो इवन रबर पैसरीज हैं वो मेरा ख्याल है जो सिर्फ साइज चेक करने के लिए मिलती है वो 100-200 की। तो आप 2 साइज की पैसरीज मंगवा लेते हो, फॉर एग्जांपल 68 और 61, और फिर रख के देख लेते हो जो सूट की होती है, फिर उस साइज की आप सिलिकॉन पैसरी या फिर सिलिकॉन की 2 मंगवा लेते हो जो सेट हो जाती है, बस वो सेट हो जाती है। सो ये आप इसकी साइज इस तरह से डिटरमिन करते हैं। उसके बाद आपने इसका जी सबा ने कोई क्वेश्चन पूछना है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर एक पेशेंट आपके पास आती है, उसको सिर्फ सिस्टोसील है और कुछ भी नहीं है, तो उसके इसमें फिर पैसरी का रोल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे कहते हैं उसमें भी पैसरी का रोल है, ठीक है मैम। लेकिन सिस्टोसील की मैनेजमेंट की स्पेशली देखो सिस्टोसील में तो सिर्फ आउट ही होगा ना। उसके अंदर इफ यू सी नॉर्मली इट इज वेरी रेयर जस्ट टू हैव सिस्टोसील में पैसरी का रोल आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स या कुछ होता है जिसकी वजह से सर्विक्स से वो सूट कर जाती है। वरना सिस्टोसील में फिर देयर आर अदर प्रोसीजर्स लाइक एंटीरियर रिपेयर, और फिर बिकॉज सिस्टोसील के साथ कोई ना कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का भी होगा। तो सिस्टोसील में पैसरी सूट कर जाती है बिकॉज उसके अंदर कहीं प्रोलैप्स जरूर होता है जिसकी वजह से सिस्टोसील हुई होती है। ठीक है जी। साजिदा ने भी क्वेश्चन करना है। मैम सजिया मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर यही पेशेंट हमारे पास आती है 32-34 इयर्स की एज में, मींस कि यंग पेशेंट है, तो हम लोगों उसकी, लेकिन उसकी फैमिली कंप्लीट है, तो हम लोग उसकी यूट्रस रिटेन करें या सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी इस तरफ की जाए? वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और इसके अलावा मैडम इसके साथ एक और भी एसोसिएशन, अगर सॉरी मैम, एक और एसोसिएशन भी मैं पूछना चाह रही हूँ। अगर जैसे हम, आप कह रही हैं वर्कर्स होती हैं ज्यादातर, जैसे मेरी अपनी मेड है उसको प्रोलैप्स है और वो अपने कदमों पे बैठ के जैसे टाकियां मारती हैं औरतें पूरा वजन जमीन पर देकर टांगों के बल, तो उसमें हिस्टेरोपेक्सी का किस तरह का रोल होगा? मींस के अगर यंग एज है, काम उसका यही है मास्टर वाला, और वो हिस्टेरोपेक्सी भी करवाना चाह रही है, रिटेन करना चाह रही है। ये जितने भी प्रोसीजर्स है ना प्रोलैप्स से रिलेटेड, चाहे आप पैसरी रख रहे हो, चाहे आप वीएच कर रहे हो, चाहे आप उसकी हिस्टेरोसेक्रोपेक्सी कर रहे हो, सेक्रोस्ट्रोपेक्सी कर रहे हो, जितने भी प्रोसीजर्स है, इवन अगर आप वॉल्ट के लिए सेक्रोकॉल्पोपेक्सी करो, सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन, जितने भी रिपेयर प्रोसीजर्स हैं फॉर प्रोलैप्स, उसमें सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दे हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल इफ समबडी इज हैविंग प्रोलैप्स। वो बेशक रिपेयर करा ले, बेशक चाहे वो वीएचई करा ले, नॉट इवन हिस्टेरोपेक्सी, इवन देन शी शुड चेंज हर लाइफस्टाइल इन अ वे कि वो वजन उठाना और वो लाइक उसको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज सेम थिंग्स कैन बी डन इन अदर वेज आल्सो। सो उसको वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। किसी को कफ लगी हुई है, वो सेक्रोपेक्सी करा रही है, तो अपना एब्डोमिनल प्रेशर वाला मसला तो पहले ठीक हो ना, वरना वॉल्ट प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यंग पेशेंट में करना क्या? If she's 32, for example, 32 is a very young age. We do find patients of the, but if she has families, give her options. Better option is again VH. देखो, sacrohistopaxy is good, but it is good for those who want to conserve their uterus. Why? Because uterus का क्या काम है? या तो pregnancy या period, right? अगर young age में if she wants to give birth to other children as well, more children, फिर आप उसकी uterus बचाओ और उसको sacrohistopaxy को। वरना definitive treatment which is the VH is better, क्योंकि sacrohistopaxy में भी तो अगर खुदा ना खास्ता ना कुछ हो जाए, so you need to discuss, even because she's 32, sexual purposes की वजह से वो uterus बचाना चाह सकती है, that is fine। अगर patient की अपनी wish है कि she wants to conserve her uterus, तो आप उसकी sacrohistopaxy कर सकते हो। अगर उसकी wish नहीं तो फिर आप उसकी VH is better अगर फैमिली कंप्लीट है।
और मैम, मैडम जो question- स्टेप्स हैं सर्जरीज के, इनको मतलब याद करना जरूरी है या सर्जरीज के बहुत आसान। देखो इसके अंदर 2-3 चीजें, जहाँ पर सर्वाइकल प्रोलैप्स होएगा वहां पर मैनचेस्टर आएगी, जहाँ पर आपका मैनचेस्टर सेक्रोस्ट्रोपेक्सी आएगी, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। अभी किसी ने यंग पेशेंट की बात की है, विच इज वेरी गुड। सो इसके अंदर आपने सेक्रोस्ट्रोपेक्सी की बात कर, सेक्रोस्ट्रोपेक्सी के आपको सेक्रोकॉल्पोस पेक्सी के सेक्रोस्पाइनल फिक्सेशन, मैनचेस्टर, इसकी इंडिकेशंस, इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है अगली क्लास के पहले 15 मिनट सिर्फ ये क्विकली सर्जिकल प्रोसीजर्स कर लेंगे, ताकि वो आपको जरूर आने चाहिए और किसमें कौन सा करना है। प्रोलैप्स में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बेसिकली ज्यादा क्लिनिकल एंड हाउ टू टेक अ केस, इसके साथ ही हमारा यंग वाला भी कवर हो गया, सो इट इज गुड। अगले में सिर्फ क्विकली मैं आपको सर्जिकल प्रोसीजर और फिर जल्दी देख के क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। पहले साइमा का, फिर राहिला का, फिर सभी का। जी साइमा। मैं पूछूं सवाल? साइमा जी ma'am, what comes first when the UV prolapse occur from the pelvic diaphragm? एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि what are the abdominal findings apart from the UV prolapse? अगर UV prolapse होगा तो abdominal findings क्या मिलेंगी हमें? देखो what comes first, इसकी एग्जांपल मैं हमेशा देखती होती हूँ, वैसे मुझे भी किसी ने सुनी थी। The example of occurrence of uterovaginal prolapse is almost like a tent। ठीक है, एक टेंट होता है। टेंट किस तरह लगाया जाता है? टेंट के हमेशा 2 सपोर्ट्स होते हैं, अगला और पिछला डंडा होता है, उसके ऊपर एक कपड़ा होता है। इट ऑलमोस्ट मेक्स अ टेंट, राइट? इस तरीके से टेंट बनता है। टेंट की जो छत है, विच इज द कपड़ा जो ऊपर लगा है, टेंट की छत के अगर सेंटर में प्रोलैप्स हो जाए, अगर सेंटर ऑफ द रूफ ऑफ अ टेंट कम्स आउट और इट कम्स डाउन, तो डेफिनेटली वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डंडों को भी साथ लेके नीचे आएगा, वरना वो एपेक्स का प्रोलैप्स नहीं होगा। जैसे 2 दरख्त हैं, बीच में झूला लगा हुआ है, अगर झूले का सेंटर जोर से नीचे आएगा वो तभी नीचे गिरेगा जब आगे अगला और पिछला पार्ट भी नीचे आएगा, राइट? सो व्हेनेवर प्रोलैप्स अकर्स, जब भी छत गिरेगी नीचे, जब भी वजाइना की छत जहाँ पे सर्विक्स है या जहाँ पे वॉल्ट जिसको कहते हैं वो चीज नीचे गिरेगी, तो डेफिनेटली वो अगली और पिछली चीज लेके ही नीचे आ रही है। सो these are things come together. Secondly, normally if there is a mass there, to find a mass there, but abdominal examination there is no, sorry ma'am, Varna, on abdominal examination there is no specific finding associated with the prolapse except you find a mass or ascites which is causing prolapse. Otherwise वो तो फिर केस डिफरेंट हो जाएगा ना, वो prolapse with mass या ascites होगा। But otherwise a patient who is having just prolapse has normally normal abdominal findings. Number 2, उसके अंदर जो है हाँ, vaginal examination के अंदर retroverted uterus has to be there for a prolapse। ठीक है जी, राहिला का क्वेश्चन। मैम मैंने क्वेश्चन करने के लिए, लेट्स सपोज अगर पेशेंट हमें हिस्ट्री देती है, जैसे हम शुरू में पूछते हैं कि भाई हमें मतलब जो इनकॉन्टिनेंस होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस का ही कह देती है, लेकिन उस वक्त तो पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होता है, वहां पर तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डिमॉन्स्ट्रेबल नहीं होती। मैम उस केस में हम यूरोडायनामिक्स करवाएंगे पेशेंट का? UV prolapse में आपने urodynamics, don't call it urodynamics. Urodynamics, I have lots of other investigations also. Subtracted cystometry की हम बात करें, so UV prolapse के अंदर subtracted cystometry आपने सिर्फ तब कराना है अगर उसको कोई urinary incontinence का मसला है, which is what the stress or urge are mixed. उसके अलावा नहीं। जी मैम, यही क्वेश्चन है कि उस वक्त अगर वो डिमॉन्स्ट्रेबल नहीं होता क्योंकि पेशेंट ने ब्लैडर एम्प्टी किया होता है, लेकिन वो हिस्ट्री दे रही होती है, तो इन केस उस केस में फिर भी हम फिर से सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री मांग लें? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप ज़ाहिर ब्लैडर तो एम्प्टी होगा लेकिन पेशेंट ने हिस्ट्री दी है तो आप मांग लोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में यू कैन नेवर गो बैक ना, आप दोबारा इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं मांग सकते, तो आप मांग लोगे उस टाइम पे। जी, और मैम इसी तरह का क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज अगर हम पहले डॉर्सल पोजीशन में एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको कफ करवा के, इंस्पेक्शन करने के बाद पहले कफ करवा के देख लें, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर लें, और उसके बाद फिर हम पैप्स और फिर वो वाला करें ना, वो जो डिग्री को चेक करते हैं और बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। मैम अगर ना भी फुल हुआ तो फिर भी आपने जैसे कहा है ना कि हमने डिमॉन्स्ट्रेट
डिमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए करवाना तो है, उसका चेक तो करना है ना, तो जी जी सीक्वेंस ही रखे कि पहले इंस्पेक्शन करें, फिर उसको पहले कफ करवा लें, फिर उसके बाद नहीं, पैप्स में। क्योंकि अच्छा प्रोलैप्स बाहर होगा, कफ आपने प्रोलैप्स अंदर करके कराना है, अच्छा ठीक है पैप्स ठीक है में मैम। पहले ही लेना है, डिग्री ऑफ प्रोलैप्स पहले ही देख लेना है, फिर जेल लगा के मैस को अंदर करना है, फिर कफ करानी है। अच्छा, और मैम एक और क्वेश्चन ये था मेरा कि लेट्स सपोज हमारे पास मैम एक पेशेंट मैंने देखा है, जिस तरह पहले भी एक क्वेश्चन आया कि उसको सिर्फ मॉडरेट टू मतलब बड़ा मतलब रेक्टोसील था और उसका यूट्रस जो वेल सपोर्टेड था, मैम उसमें तो पैसरी का रोल नहीं आ सकता ना? हाँ, जिसका यूट्रस वेल सपोर्टेड है उसके अंदर पैसरी का रोल कम है। मैम इसका तो फिर मतलब कुछ चीज रिपेयर करवाना पड़ेगा ना ऐसे पेशेंट का। और मैम इस इन्वेस्टिगेशंस में भी मेरा एक क्वेश्चन आता है कि मतलब हम सिर्फ पेल्विक अल्ट्रासाउंड मांगे और केयूबी एक्सरे मांगे टू सी द स्टेटस ऑफ जी यूरेटर ना? बिल्कुल तो मैम बिल्कुल, यूरेटर तो केयूबी एक्सरे पे नहीं आता, उसमें तो मेरे ख्याल से केयूबी अल्ट्रासाउंड बस, अच्छा ठीक है मैम, सही है, थैंक यू मैम। एक्सरे नहीं मांगूंगा। ठीक है सब मैम, थैंक यू। सब आप पूछ लो, फिर जी मैम, सभी का क्वेश्चन, फिर बस फिर अगली क्लास में। जी मैम मुझे ये पूछना था कि आपने बताया ना कि हम सिस्टोसिल को मेजर करते हैं पेशेंट को सिम्स पोजीशन में, एक तो तरीका बता दें, और दूसरा केलिस जो स्टिच लगाते हैं वो किस डिग्री पे लगाएंगे, उसका क्या जब हम नेक करते हैं ऑफ बीच ब्लैडर पे नेक 1 ऑफ ब्लैडर, सेंटीमीटर बिलो द सल्कस होता है। मतलब कि फर्स्ट डिग्री अगर सिस्टोसिल हो, पेशेंट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के साथ हो तो आप इसको लगा दें, अगर सेकंड थर्ड हो तो फिर एंटीरियर रिपेयर कर लें, ठीक है। एंटीरियर रिपेयर का पार्ट होता है केली सूचर लगा के एंटीरियर रिपेयर कर लो साहब। ठीक है मैम, और प्लीज ये सिस्टोसिल बता दें सिम्स पोजीशन में कैसे मेजर करेंगे। सिम्स के अंदर वो सिम्स पोजीशन का पता है ना क्या होती है, लेफ्ट लैटरल होती है, उसके अंदर जो अपर थाई होती है वो एब्डोमेन के साथ लगी होती है, लोअर लेग जो है वो स्ट्रेट होती है। उसके अंदर जब आप वजाइना के अंदर सिम्स स्पेकुलम डालोगे, पोस्टीरियर वॉल पे रखोगे, एंटीरियर वॉल पे आप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स रखोगे, सिम्स स्पेकुलम और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स को आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालोगे और साथ पेशेंट से कहोगे कफ करें। टिप ऑफ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स पे देखते जाओगे, वहां पे जो बल जाएगा वो सिस्टोसिल है। और मैम उसको उस तरह से क्लासिफाई कर देंगे, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड है, थर्ड है। हाँ, माइल्ड मॉडरेट सिवियर। सही है, थैंक यू। ठीक है, सभी का क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट यंग है वो हमारे पास प्रोलैप्स के साथ आई है और उसको अगर उसके साथ मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और वो हमें डिसफंक्शनल यूट्राइन रेट की हिस्ट्री देती है, तो क्या एंडोमेट्रियल बायोप्सी की कोई सिग्निफिकेंस है? इफ यू आर कंजर्विंग यूट्रस तो आप उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करोगे डेफिनेट। मैनचेस्टर का तो वैसे पार्ट ही कहते हैं, जो मैनचेस्टर रिपेयर है उसके अंदर आप उसका एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करते हो, और एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर भी उसका पार्ट है। मैडम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लूं, वैसे वो यूवी प्रोलैप्स नहीं है लेकिन इसी से है। मैडम एक पेशेंट है, कल हमारा सिनेरियो था कि एक 36 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, वो पैरा 4 है, ऑल उसके लाइफ चिल्ड्रन उसके पास है, पेशेंट का 34 वीक्स का मैस है, तो इस मैस के लिए हम पेशेंट की मायोमेक्टोमी करना चाह रहे हैं। क्या मायोमेक्टोमी से पहले हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे टू रूल आउट एनी हाइपरप्लेजिया और नॉट? क्योंकि हम यूट्रस तो कंजर्व कर रहे हैं पेशेंट की। नो मैडम नो 34 fibroids is having HMB because of fibroids, not because of any other thing. ठीक मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैम साइमा पॉलिप के साथ तो लेते हैं हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग। पॉलिप है ना, इसलिए वो तो एंडोमेट्रियम के अंदर की चीज है। फाइब्रा तो इंट्रामायोमेट्रियल इसलिए नहीं ले रहे। इंट्रामायोमेट्रियल है, उसके अंदर अलग से एंडोमेट्रियल सैंपलिंग नहीं लेते यंग पेशेंट में। ठीक। और मैडम इतने यंग पेशेंट में क्या हम प्रेफर करेंगे कि हम उसको पहले GnRH एनालॉग दे दें 6 मंथ्स के लिए और थोड़ा साइज श्रिंक कर दें और फिर मायोमेक्टोमी पे जाएं या Not नहीं? at all. GnRH analog is not a good thing to give to any patient. उसके अंदर साइज बेशक श्रिंक हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर ब्लीडिंग रोकने का एक तरीका है, लेकिन आप अपने इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग रोको तो ज्यादा अच्छा है। ये हमने फाइब्रॉइड वाले एक मैस एब्डोमेन में मेरा ख्याल है ये बात कवर की गई है लेक्चर में। और दूसरी चीज ये कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तीसरा इट हैज गॉट साइड इफेक्ट, चौथा इट मेक्स योर सर्जरी डिफिकल्ट इन अ वे कि वो आपका प्लेन ऑफ क्लीवेज जो होता है बिटवीन द फाइब्रॉइड एंड द मायोमेट्रियम वो डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कर देता है और फिर वो सर्जरी मुश्किल हो जाती है। सो देयर इज नो, जब मायोमेक्टोमी करनी ही है तो एक तो आपके स्किल्स स्किल्स मैटर करते हैं, बट देन सेकेंडली और आप उसका इंट्राऑपरेटिव भी काफी तरीके हैं ब्लीडिंग कम करने के। GnRH मजा नहीं, फायदा नहीं। ठीक है मैडम नेक्स्ट क्लास का टॉपिक थोड़ा बता दे, फिर पढ़ लेता बंदा पहले। बता दो, आप लोग ITP कह रहे थे तो वही कर लेंगे।
साइमा का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर जी साइमा। मैम एक सवाल है इसमें, एक हमारा ऑप्शन होता है लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वैजिनल हिस्टेरेक्टमी, अगर वो हमारा पेशेंट के लिए ऑप्शन बनता है एंड वी आर नॉट एक्सपर्टी इन दिस, सो हाउ वुड वी एक्सप्लेन इन द एग्जाम, फिर कैसे कहेंगे अगर हम नहीं कर सकते? लैप्स वाले पेशेंट में LAVH की जरूरत नहीं है, VH ही होगी, ठीक है ना, ये बात होता है, क्योंकि VH इज बेटर देन LAVH। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। So, however, if you need to talk about something which is not available in your setup, आपने ऑप्शन देनी है पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट में TLH होनी है या LAVH होनी है, तो आप उसे कहोगे कि फर्स्ट ऑप्शन इज TLH, total laparoscopic hysterectomy. However, because the resources, I don't have the resources or the skills available in my hospital, so I will do this. At least पेशेंट को पता तो चल गया कि TLH या LAVH उसके लिए बेटर है, so she can go to a place जहाँ पर ये हो सके। ठीक है, थैंक यू मैम, सो नाइस। वेलकम। ठीक है, सो गुड, क्वेश्चन गुड, वी आर डन। ठीक है, सो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम